नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू द ट्रेडिशनल कंट्रोल मॉडल अप्रोच अरेंज द सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स इन कंट्रोलिंग प्रोसेस। तो आपको जो ट्रेडिशनल कंट्रोल मॉडल है उस अप्रोच के अकॉर्डिंग ये नीचे आपको जो है ABCD ये स्टेप्स दिए गए हैं कंट्रोलिंग के, आपको इसको जो है अरेंज करना है। क्लियर। तो पारंपरिक नियंत्रण मॉडल दृष्टिकोण के अनुसार नियंत्रण प्रक्रिया के चरणों की अनुक्रम में व्यवस्था करें। तो ए है मॉनिटर ऑनगोइंग ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर एंड रिजल्ट, चल रहे संगठनात्मक व्यवहार और परिणामों की निगरानी करें। बी है इवैल्यूएट एंड टेक एक्शन, मूल्यांकन करें और कार्रवाई करें। सी है कंपेयर एक्चुअल बिहेवियर एंड रिजल्ट्स अगेंस्ट स्टैंडर्ड, मानकों के अनुसार वास्तविक व्यवहार और परिणामों की तुलना करें। और डी है इस्टेब्लिश स्टैंडर्ड, मानकों की स्थापना। तो देखिए कंट्रोलिंग क्या है, कंट्रोलिंग प्रोसेस, कंट्रोलिंग टेक्निक, इनके ऊपर डिटेल्ड लेक्चर जो है बना हुआ है, उसका लिंक आपको जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर थंबनेल में मिल जाएगा, आई बटन पर मिल जाएगा, आप वहां से इसको जो है देख सकते हैं। कंट्रोलिंग का मतलब क्या होता है? कंट्रोलिंग इन मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ इवैल्यूएटिंग एन ऑर्गेनाइजेशंस प्रोग्रेस टुवर्ड इट्स गोल्स। तो गोल को अचीव करने के लिए, जो भी ऑर्गेनाइजेशन का ओवरऑल गोल है उसको अचीव करने के लिए डिफरेंट एक्टिविटीज जो है ऑर्गेनाइजेशन में परफॉर्म की जा रही है। तो वो जो एक्टिविटीज परफॉर्म की जा रही है, जो रिसोर्सेज यूज किए जा रहे हैं, वो इफेक्टिवली एफिशिएंटली यूज किए जा रहे हैं कि नहीं किए जा रहे हैं, क्या सक्सेसफुली जो है ऑर्गेनाइजेशन अपने गोल को अचीव करने की तरफ बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है, उस चीज को इवॉल्यूएट करना, और अगर नहीं बढ़ रही है तो उसको कंट्रोल करना ही कंट्रोलिंग कहलाता है। कंट्रोलिंग मीन्स इंश्योरिंग दैट एक्टिविटीज इन एन ऑर्गेनाइजेशन आर परफॉर्म्ड एज पर द प्लान। तो जो भी प्लान बनाया गया था गोल को अचीव करने के लिए, उसके अकॉर्डिंग जो है काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इस चीज को इंश्योर करना ही कंट्रोलिंग कहलाता है। और अगर नहीं हो रहा है तो वहां पर फिर जो है करेक्टिव मेजर्स भी लिए जाते हैं। तो कुछ स्टेप्स होते हैं कंट्रोलिंग के। सेट स्टैंडर्ड, यानी कि पहले आप एक स्टैंडर्ड सेट करिए जिसके बेसिस पे आप कंपेयर करेंगे कि हाँ परफॉर्मेंस सही है कि नहीं है। देन उसके बाद जो करंट परफॉर्मेंस है उसको मेजर करेंगे, फिर उस परफॉर्मेंस को जो स्टैंडर्ड आपने सेट किया था उससे कंपेयर करेंगे, फिर जो है जो भी रीजन है डेविएशन का उसको जो है आप डिटरमाइन करेंगे। अगर आपको लग रहा है कि जो हमने स्टैंडर्ड सेट किया था और जो परफॉर्मेंस एक्चुअल परफॉर्मेंस है उनमें कहीं ना कहीं डेविएशन है, तो फिर उसमें जो है भी फैक्टर्स होंगे, जो भी डेविएशन के कारण होंगे उसको डिटरमाइन करेंगे और उसको जो है करेक्टिव एक्शन लेंगे, उसको सुधारेंगे, उसको रिमूव करेंगे, जो भी ड्रॉबैक्स हैं, जो भी डेविएशन है उसको हटाएंगे और जो है वहां पर करेक्टिव मेजर्स आप जो है वो लेंगे। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा गया था कि आपको जो है अरेंज करना है सीक्वेंस में, तो सबसे पहले क्या आ जाएगा? डी इस्टेब्लिश स्टैंडर्ड। सबसे पहले आप क्या करेंगे? स्टैंडर्ड सेट करेंगे। उसके बाद ए, यानी कि आप जो है ऑनगोइंग जो ऑर्गेनाइजेशनल का बिहेवियर है, रिजल्ट है, परफॉर्मेंस है, उसको आप मॉनिटर करेंगे। फिर उसके बाद सी, आप जो है एक्चुअल बिहेवियर को आप जो स्टैंडर्ड सेट किए थे उससे कंपेयर करेंगे। और फिर लास्ट में डी इवैल्यूएट एंड टेक एक्शन। उसके बाद फिर आप जो है इवैल्यूएट करेंगे परफॉर्मेंस को, और अगर जो है वहां पर कोई भी कमी होगी तो उसके लिए फिर आप करेक्टिव एक्शन जो है वहां पर लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 DACB ये जो है करेक्ट सीक्वेंस हो जाएगा कंट्रोलिंग का अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशनल अप्रोच मॉडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4Ps कॉन्सेप्ट टेक्स द सेलर व्यू ऑफ द मार्केट बट द बायस व्यू फ्रॉम द बायस व्यू पॉइंट। 4Ps आर डिस्क्राइब्ड एज 4As। तो आपको जो है यहाँ पर 4A और 4P ये दोनों की लिस्ट दे दी गई है। लिस्ट 1 में 4P बताया गया है, लिस्ट 2 में 4A बताया गया है। आपको जो है करेक्ट मैचिंग करनी है कि कौन सा जो 4P के P हैं वो कौन से 4A के A से मैच करते हैं। क्लियर। तो आपको जो है यहाँ पर मैच करना है। मार्केटिंग में डिफरेंट डिसीजन मेकिंग्स जो है वो करने पड़ते हैं कि कौन सा प्रोडक्ट सेल किया जाए, क्या ब्रांडिंग की जाए, क्या नाम रखा जाए, क्या कैसे लेबलिंग की जाए, पैकेजिंग कैसे करनी है, प्राइसिंग कैसे फिक्स करनी है, प्राइस कितना चार्ज करना है, कहाँ कहाँ पे आपका प्रोडक्ट सेल करना है, कैसे प्रमोशन करना है प्रोडक्ट का। तो डिफरेंट डिसीजन मेकिंग जो है वहाँ पर मार्केटिंग में करने होते हैं। तो इसी को देखते हुए जेरोम मैकार्थी ने अपने बुक बेसिक मार्केटिंग ए मैनेजर अप्रोच में 4Ps को जो है वहाँ पर प्रपोज किया। तो 1960s में उन्होंने एक बुक लिखी बेसिक मार्केटिंग ए मैनेजरियल अप्रोच, तो जहां पर उन्होंने जो है 4Ps को जो है उन्होंने प्रपोज किया जेरोम मैकार्थी ने। 4Ps ऑफ मार्केटिंग जिसको कहा गया। तो 4Ps ऑफ मार्केटिंग क्या है? इट इज अ फ्रेमवर्क फॉर मार्केटिंग डिसीजन मेकिंग, जिसमें 4P पर फोकस किया जाता है। कौन कौन से? प्रोडक्ट, यानी क्या प्रोडक्ट सेल किया जाए, उसका नाम क्या रखा जाए, ठीक है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग कैसे होगी, और जो है वो किन कस्टमर के लिए जो है वो प्रोडक्ट बनाया जाएगा, और उसकी लेबलिंग, पैकेजिंग, ये ब्रांडिंग, सारी चीज़ों पे उसमें इंक्लूड किया जाता है। इसी तरीके से प्राइस, अगला पी क्या है? प्राइस। प्राइस यानी कि क्या प्रोडक्ट और सर्विस की प्राइस क्या होनी चाहिए, और जो है वो प्राइस कैसे फिक्स किया जाए, इन सब पे चीज़ों से रिलेटेड डिसीजन मेकिंग किया जाए। प्लेस, ये प्रोडक्ट जो है जो बनाया गया है वो कहाँ बेचा जाएगा। वेयर द प्रोडक्ट और सर्विस इज सोल्ड सच एज ऑनलाइन और इन फिजिकल स्टोर, यानी ऑनलाइन बेचेंगे, फिजिकल स्टोर बेचेंगे, तो फिजिकल स्टोर पे भी
होलसेलर, रिटेलर, ये सारी चीज़ों के बारे में डिसीजन मेकिंग लेना। और वहीं पर फोर्थ पी है प्रमोशन, यानी कि जो प्रमोशन है, यानी कि जो एडवर्टाइजमेंट है, सेलिंग है, सेल्स प्रमोशन है, वो कैसे किया जाएगा। हाउ द प्रोडक्ट और सर्विस इज एडवर्टाइज टू अट्रैक्ट कस्टमर, किस तरीके से कस्टमर को अवेयर किया जाएगा, कैसे उनको अट्रैक्ट किया जाएगा, प्रोडक्ट के बारे में कैसे बताया जाएगा, वो सारी चीज़ें यहाँ पर जो है प्लान करना। तो ये 4P जो है इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं, इंपॉर्टेंट पी हैं मार्केटिंग के अकॉर्डिंग टू ए जेरोम मैककार्थी, और इन्हीं को 4P ऑफ मार्केटिंग कहा जाता है। तो ये जो 4P आप देख रहे हैं, ये क्या है, कंपनी सेंट्रिक फ्रेमवर्क है, यानी कि कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से है कि कंपनी को क्या प्रोडक्ट बनाना चाहिए, क्या कैसे ब्रांडिंग करनी है, क्या ब्रांड नेम रखा जाए, क्या जो है लेबलिंग पैकेजिंग में इंफॉर्मेशन चाहिए, प्राइसिंग कैसे करनी है, प्लेस डिसाइड करना, या फिर कैसे प्रमोशन करना है, ये सारा क्या है, ये कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो है 4P डेवलप किया गया था। तो इसी को ध्यान में रखते हुए, इसको देखते हुए डॉक्टर जगदीश सेठ एंड राजेश सिसोदिया ने एक बुक लिखी, द 4 एज ऑफ मार्केटिंग क्रिएटिंग वैल्यू फॉर कस्टमर, कंपनी एंड सोसाइटी। तो उसमें उन्होंने जो है 4A के बारे में डिस्कस किया। तो 4A क्या है, ये जो है ये कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से है। द 4A आर बेस्ड ऑन द आइडिया दैट कस्टमर आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्टर इन मोस्ट मार्केट एंड कस्टमर प्ले 4 डिस्टिंक्ट रोल इन द मार्केट, सीकर, सेलेक्टर, पेयर एंड यूजर। यानी कि कस्टमर को ही प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट होती है, कस्टमर ही जो है डिफरेंट अल्टरनेटिव में से प्रोडक्ट को सिलेक्ट करता है, कस्टमर ही प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए, सर्विस को अवेल करने के लिए पैसे पे करता है, और कस्टमर ही उस प्रोडक्ट को यूज करता है। तो कस्टमर जो है ये 4 इंपॉर्टेंट रोल जो है वो मार्केट में प्ले करता है। तो इसको ध्यान में रखते हुए जो है डॉक्टर जगदीश सेठ और राजेश सिसोदिया ने अपने बुक में 4 एज ऑफ मार्केटिंग क्रिएटिंग वैल्यू फॉर कस्टमर, कंपनी, सोसाइटी में उन्होंने 4A को डिस्कस किया। तो ये 4P का जो कस्टमर जो कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू है 4P, उसी को जो है इन्होंने क्या किया, 4A में कन्वर्ट कर दिया अकॉर्डिंग टू कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू। द 4A आर कस्टमर सेंट्रिक फ्रेमवर्क। ये क्या है, ये कस्टमर सेंट्रिक फ्रेमवर्क है। द 4A फ्रेमवर्क इज अ मार्केटिंग टूल दैट हेल्प मार्केटर अंडरस्टैंड हाउ वेल अ प्रोडक्ट और सर्विस इज परफॉर्मिंग। तो जो 4A फ्रेमवर्क है, ये जो है ये मार्केटर को हेल्प करता है ये जानने में कि कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस किस तरीके से परफॉर्म कर रही है, कितना अच्छा परफॉर्म कर रही है। एंड दिस फ्रेमवर्क हेल्प मार्केटर टू अंडरस्टैंड हाउ टू बिल्ड स्ट्रेटजीज दैट मीट कस्टमर नीड एंड क्रिएट वैल्यू। तो इस फ्रेमवर्क को अच्छे से अगर स्टडी कर लेंगे इसके अकॉर्डिंग 4A को, तो जो मार्केटर्स है उनको समझ में आ जाएगा कि उनको कैसे स्ट्रेटजीज बनानी है जिससे कि वो कस्टमर की नीड को जो है फुलफिल कर सके और वैल्यू क्रिएट कर सके। क्यों, क्योंकि कस्टमर ही तो है मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है मार्केट में, वही जो है सीकर है, उसी के लिए प्रोडक्ट बनाया जा रहा है, उसी को सेल करना है। क्लियर। तो अगर उसके पॉइंट ऑफ व्यू से जो है आप अगर मार्केटिंग करेंगे तो जो है मार्केटर जो है वो सक्सेसफुल होगा, मार्केटिंग एक्टिविटी जो है वो सक्सेसफुल होगी। तो वो कौन कौन से 4A हैं, एक्सेप्टेबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी, एसेसिबिलिटी एंड अवेयरनेस, ये 4A हैं। पहला ए कौन सा हो गया, एक्सेप्टेबिलिटी, यानी कि वेदर द प्रोडक्ट और सर्विस मीट्स द नीड ऑफ द टारगेट ऑडियंस। जो कंपनी प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रही है, क्या वो टारगेट ऑडियंस को, यानी कि जिनको भी सेल कर रही है, क्या उनकी नीड को फुलफिल कर रही है, क्या कस्टमर हैप्पी है कि नहीं है। इस चीज़ को जो है एसेस करना, इस चीज़ को जो है चेक करना मार्केटर्स द्वारा। क्लियर। या फिर आप इसको दूसरे तरीके से लिख सकते हैं कि हाउ द प्रोडक्ट और सर्विस विल मीट द नीड ऑफ टारगेट ऑडियंस। दूसरा जो है अफोर्डेबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी मतलब कि वेदर द प्रोडक्ट और सर्विस इज अफोर्डेबल फॉर द टारगेट ऑडियंस। जिनके लिए भी आपने प्रोडक्ट बनाया है, क्या वो उसको अफोर्ड कर पा रहे हैं, क्या उसको परचेज कर पा रहे हैं, क्या उनके पास इतनी इनकम है, इतनी सेविंग्स है कि वो जो है आपका प्रोडक्ट, आपका सर्विस यूज कर सके। तो अफोर्डेबिलिटी। वहीं पर तीसरा है एसेसिबिलिटी, एसेसिबिलिटी यानी कि वेदर द प्रोडक्ट और सर्विस इज कन्वीनियंट एंड इजी टू एक्सेस फॉर द टारगेट ऑडियंस। यानी कि क्या जो कस्टमर है वो आपके प्रोडक्ट को एक्सेस कर पा रहा है, यानी कि वो परचेज कर पा रहा है। क्या वो जो भी प्लेटफॉर्म यूज कर रहा है उस प्लेटफॉर्म पे आपका प्रोडक्ट अवेलेबल है। अगर वो ऑफलाइन परचेज करते तो क्या दुकानों पे आपका प्रोडक्ट अवेलेबल है। अगर वो ऑनलाइन परचेज करते तो क्या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जो अलग अलग अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है, वहाँ पर आपका प्रोडक्ट लिस्टेड है कि नहीं है। एसेसिबिलिटी, क्या वो आपके प्रोडक्ट को एक्सेस कर पा रहा है, खरीद पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। वहीं पर नेक्स्ट है अवेयरनेस, अवेयरनेस यानी कि वेदर द टारगेट ऑडियंस इज अवेयर ऑफ द प्रोडक्ट और सर्विस। यानी कि आप जो भी प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, क्या ऑडियंस को उसके बारे में पता है कि नहीं पता है। तो ये 4 इंपॉर्टेंट जो है ए है मार्केटिंग के फ्रॉम द व्यू ऑफ कस्टमर, यानी कि कस्टमर के अकॉर्डिंग जो है यहाँ पर मार्केटर्स सोचते हैं कि क्या कस्टमर जो है उसकी नीड फुलफिल हो रही है, क्या कस्टमर मेरे प्रोडक्ट को अफोर्ड कर पा रहा है, क्या कस्टमर इस प्रोडक्ट को एक्सेस कर पा रहा है, क्या कस्टमर जो है वो अवेयर है कि नहीं है प्रोडक्ट के बारे में। तो ये 4A ऑफ मार्केटिंग होता है। क्लियर। ये कस्टमर सेंट्रिक है, इसलिए इसको 4A ऑफ मार्केटिंग कहते हैं। तो यहाँ पे पहला ए है एक्सेप्टेबिलिटी। एक्सेप्टेबिलिटी क्या हो गया,
4P का जो पहला P है प्रोडक्ट, उससे हो गया। वहां पर प्रोडक्ट है कि क्या प्रोडक्ट बनाया जाए, यहाँ पे एक्सेप्टेबिलिटी है कि कौन सा प्रोडक्ट एक्सेप्ट करेगा कस्टमर। दूसरा P कौन सा होता है वहां पे, प्राइस, यानी कि क्या प्राइस चार्ज किया जाए। यहाँ पर अफोर्डेबिलिटी है कि कितना प्राइस चार्ज किया जाए कि कस्टमर उसको अफोर्ड कर सकेगा। क्लियर। वहां पर 4P में क्या है, प्लेस, यानी कि कौन कौन सी जगह पे जो है कस्टमर को जो है प्रोडक्ट को सेल करना है। और यहाँ पर क्या है कि कौन कौन सी जगह पे रखें कि कस्टमर जो है उसको एक्सेस कर पाएगा, यानी परचेज कर पाएगा। क्लियर, यूज कर पाएगा। वहीं पर 4P में लास्ट P क्या है, प्रमोशन, यानी कि कैसे एडवर्टाइजमेंट किया जाए, कैसे सेल्स प्रमोशन किया जाए। और यहाँ पर क्या है 4A का, अवेयरनेस, कि क्या कस्टमर जो है आपके प्रमोशन द्वारा, जो भी प्रमोशन एक्टिविटी आप कर रहे हो, क्या उसके द्वारा उसको अवेयरनेस है कि नहीं है। क्लियर। तो ये अवेयरनेस, तो 4P 4A दोनों इक्विवेलेंट है, बस एक जो है वो मार्केटर के पॉइंट ऑफ व्यू से है और दूसरा जो है वो कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से है। क्लियर। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, लिस्ट 1 में प्रोडक्ट प्राइस प्लेस प्रमोशन दिया गया है, लिस्ट 2 में अफोर्डेबिलिटी एक्सेप्टेबिलिटी अवेयरनेस और एसेसिबिलिटी दिया गया है। तो प्रोडक्ट क्या हो गया, प्रोडक्ट मींस एक्सेप्टेबिलिटी, क्या कस्टमर उस प्रोडक्ट को एक्सेप्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो लिस्ट 1 का ए जो है वो लिस्ट 2 के 2 से मैच करेगा। लिस्ट 1 का बी प्राइस, प्राइस यानी अफोर्डेबिलिटी, क्या कस्टमर उसको अफोर्ड कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, उसके लिए प्राइस पे कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। तो बी का किस हो जाएगा, लिस्ट 2 के 1 से। प्लेस यानी कि एक्सेसिबिलिटी, क्या वो इजिली से प्रोडक्ट को एक्सेस कर पा रहा है, पहुंच पा रहा है, उसको परचेज कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। तो ऑप्शन लिस्ट 1 का सी जो है वो लिस्ट 2 के किससे जाएगा, 4 से। और डी यानी लिस्ट 1 का डी प्रमोशन, प्रमोशन यानी कि अवेयरनेस, लिस्ट 2 के 3 से। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर 4, ए का 2, बी का 1, सी का 4 और डी का 3। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरेंज द अल्टरनेटिव कॉन्सेप्ट अंडर विच ऑर्गेनाइजेशन डिजाइन देयर मार्केटिंग स्ट्रेटजीज इन ऑर्डर ऑफ द इवैल्यूएशन। तो देखिए डिफरेंट डिफरेंट थॉट्स होते हैं अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के। तो जो है यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट थॉट्स हैं, प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट, प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट, सेलिंग कॉन्सेप्ट, मार्केटिंग कॉन्सेप्ट, सोसाइटल कॉन्सेप्ट, होलिस्टिक मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। तो अलग अलग थॉट है, ये अलग अलग कॉन्सेप्ट है जिसको फॉलो करके बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अपना बिजनेस रन करती हैं। अब कुछ ऑर्गेनाइजेशन होती हैं जो वो सोचती हैं कि मैं ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करूंगा, मेरा प्रोडक्ट जितना मार्केट में अवेलेबल होगा उतनी ज्यादा सेल होगी। कुछ का ये मानना है कि नहीं, ज्यादा प्रोडक्शन करने से कोई फायदा नहीं है, कस्टमर को जो प्रोडक्ट चाहिए वो प्रोडक्ट बनाओ और उसके अकॉर्डिंग फिर सेल करो। तो यहाँ पर जो है अलग अलग कॉन्सेप्ट यहाँ पर आपको दिए गए हैं। तो आपको जो है इसको क्या करना है, अकॉर्डिंग टू देयर इवोल्यूशन आपको यहाँ पर सेट करना है, इसको अरेंज करना है। होता क्या है कि पहले जब इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हुआ था तो उस वक्त लोगों का कुछ अलग मानना था, उस वक्त ऑर्गेनाइजेशन का अलग कॉन्सेप्ट था, अलग थॉट था। फिर जैसे जैसे डेवलपमेंट हुए हैं वैसे वैसे ये थॉट्स जो है, ये कॉन्सेप्ट जो है, ये फिलॉसफीज जो है ये चेंज हुआ है। तो सबसे पहले क्या फिलॉसफी थी, प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट। प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट क्या था कि ये फोकस करता था कि जो है लो कॉस्ट प्रोडक्ट जो है वो बनाइए और डिस्ट्रीब्यूट करिए, यहाँ पर हाई सेल्स वॉल्यूम को अचीव करने का मेन फोकस होता था। प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट, प्रोडक्शन नाम से प्रोडक्शन, प्रोड्यूस करो, ढेर सारा प्रोडक्ट बनाओ। क्लियर। तो ये उस वक्त इंडस्ट्रियलाइजेशन था, प्रोड्यूसर्स ज्यादा मार्केट में थे नहीं, कस्टमर ज्यादा थे और प्रोड्यूसर लिमिटेड थे। तो इस वक्त वहां ये सोच थी कि ज्यादा ज्यादा मार्केट में प्रोड्यूस करिए, ज्यादा ज्यादा कस्टमर के पास पहुंचाइए और कस्टमर उसको जो है परचेज करेगा। फिर उसके बाद जैसे जैसे डेवलपमेंट हुआ फिर समझ में आया कि नहीं, आप जो है क्वालिटी प्रोडक्ट जो है प्रोडक्ट बनाइए, क्वालिटी प्रोडक्ट बनाया जाएगा तो कस्टमर जो है उसको परचेज करेगा। फोकस ऑन मेकिंग प्रोडक्ट दैट आर हाई क्वालिटी एंड परफॉर्म वेल, द गोल इज टू कंटिन्यूअसली इंप्रूव प्रोडक्ट। तो यहाँ पर क्या है, प्रोडक्शन प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट में क्या आया, थॉट आया ऑर्गेनाइजेशन का कि अब जो है क्वालिटी प्रोडक्ट बनाया जाएगा, जो अच्छा परफॉर्म करेंगे वो प्रोडक्ट बनाया जाएगा। उसके बाद फिर धीरे धीरे चेंज हुआ, फिर आया कॉन्सेप्ट सेलिंग कॉन्सेप्ट की, क्या हुआ कि कंपटीशन बढ़ गया। तो अब जो है कस्टमर अपने आप से, जब तक उसको नीड नहीं होगी ना तब तक वो खुद खरीदेगा नहीं। तो अब जो है सेलिंग पे फोकस करिए, फोकस ऑन सेलिंग प्रोडक्ट और सर्विस टू कस्टमर रिगार्डलेस ऑफ देयर नीड और वांट्स, यानी कि कस्टमर को चाहिए या नहीं चाहिए उससे मतलब नहीं है। यहाँ पर एग्रेसिव सेलिंग पे जो है फोकस किया गया कि कस्टमर को अप्रोच करो, कस्टमर को बेचो, कैसे भी बेचो। क्लियर। फिर उसके बाद फिर आया मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। मार्केटिंग कॉन्सेप्ट में क्या है कि यहाँ पर फोकस किया गया कि कस्टमर को एक्चुअली में क्या चाहिए वो प्रोडक्ट बनाया जाए। फोकस ऑन सेटिस्फाइंग कस्टमर नीड बाय प्रोवाइडिंग अ प्रोडक्ट दैट सॉल्व्स देयर प्रॉब्लम, कस्टमर की जो प्रॉब्लम को सॉल्व करे ऐसा प्रोडक्ट बनाया जाए, दैट इज मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। और वहीं पर फिर अभी सोसाइटल कॉन्सेप्ट चल रहा है जहां पर क्या है कि यहाँ पर हम जो है कस्टमर के साथ साथ सोसाइटी की वेलफेयर को भी फोकस करते हैं। एन इमर्जिंग कॉन्सेप्ट दैट फोकस ऑन द वेलफेयर ऑफ सोसाइटी, द गोल इज टू मार्केट कॉन्शियसली एंड प्रमोट व्हाट गुड्स फॉर पीपल। तो ऐसा गुड्स जो है प्रोड्यूस करना, ऐसा सर्विस प्रोवाइड करना जो कस्टमर को तो जो परचेज कर रहा है उसको तो फायदा हो ही, साथ साथ सोसाइटी को भी बेनिफिट हो। जैसे कि आप देख रहे हो कि नेचर फ्रेंडली प्रोडक्ट जो है बनाया जा रहा है, इको ग्रीन प्रोडक्ट जो है बनाया जा रहा है। तो ये सब सोसाइटल मार्केट कॉन्सेप्ट हो गए, मार्केटिंग कॉन्सेप्ट हो गए। क्लियर। तो इस तरीके से जो है डेवलपमेंट हुए थॉट्स में, पहले ढेर सारा प्रोडक्ट बनाने का जो है यहाँ पर थॉट था, उसके बाद क्वालिटी पे फोकस किया गया, उसके बाद जो है कस्टमर को सेल करने पे फोकस किया, उसके बाद ऐसा प्रोडक्ट बनाने
के फोकस किया गया जो कि कस्टमर की नीड को फुलफिल करे, और अब ऐसा फोकस किया जा रहा है कि जहां पर कस्टमर की नीड फुलफिल हो, साथ साथ सोसाइटी को भी बेनिफिट हो। क्लियर? तो सबसे पहले पुराना कौन सा हो गया? प्रोडक्शन, उसके बाद प्रोडक्ट, उसके बाद सेलिंग, उसके बाद मार्केटिंग और उसके बाद सोसाइटल। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 बी, यानी प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट, देन ए यानी कि प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट, देन सी यानी कि सेलिंग कॉन्सेप्ट, एंड देन डी मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। वहीं पर अभी जो है सोसाइटल, उसके बाद होलिस्टिक मार्केटिंग कॉन्सेप्ट भी चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंज्यूमर गो थ्रू 5 स्टेज इन द प्रोसेस ऑफ एडॉप्टिंग अ न्यू प्रोडक्ट, अरेंज द इनिशियल 4 स्टेज इन इट्स सीक्वेंस। तो कंज्यूमर जो है 5 स्टेप जो है एडॉप्शन प्रोसेस में होते हैं, जिसको हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है। आपको वीडियो का लिंक जो है वहां पर मिल जाएगा, आप वहां पर देख सकते हैं कंज्यूमर एडॉप्शन प्रोसेस। तो जब भी कोई नया प्रोडक्ट बनता है, तो वो मार्केट में धीरे धीरे उसके बारे में इंफॉर्मेशन पहुंचती है। तो उस केस में, नए प्रोडक्ट के केस में, उसको एडॉप्ट करने के केस में कस्टमर जो है 5 स्टेजेस फॉलो करता है। तो आपको यहाँ पर उन स्टेजेस को अरेंज करना है। तो देखिए, कोई भी मार्केट में नया प्रोडक्ट आता है तो सबसे पहले क्या होगा? कस्टमर को अवेयरनेस होगी, यानी कि बी, अवेयरनेस। सबसे पहले कस्टमर को पता तो चलेगा, भाई कस्टमर को पता ही नहीं है, प्रोडक्ट सीधे थोड़ी यूज कर लेगा। पहले उसको अवेयरनेस होगी, पहले उसको प्रोडक्ट के बारे में पता चलेगा, एडवर्टाइजमेंट से, सेल्स प्रमोशन से, या फिर किसी दूसरे मेथड से उसको प्रोडक्ट के बारे में अवेयरनेस होती है, जागरूकता होती है। उसके बाद जब अवेयरनेस होगी तो अब क्या है? अब उसके अंदर इंटरेस्ट जागेगा कि हाँ, ये नया प्रोडक्ट आया है, चलो इसको ट्राई करते हैं, चलो इसको खरीदते हैं, चलो इसको यूज करते हैं। रुचि, यानी कि उसके अंदर इंटरेस्ट जगेगा। अवेयरनेस हुआ, उसके बाद ए यानी इंटरेस्ट हुआ। अब इंटरेस्ट के बाद क्या करेगा? वो जाहिर सी बात है कि उसको जो है इवैल्यूएट करेगा, पहले चेक करेगा कि हाँ, जो ऑलरेडी मार्केट में प्रोडक्ट अवेलेबल है और जो ये नया प्रोडक्ट आया है उसमें कुछ चेंजेस है कि नहीं, कुछ बेनिफिट एक्स्ट्रा है कि नहीं है, कि ऐसे ही जो है नॉर्मल प्रोडक्ट है। तो वो इवैल्यूएट करता है। इवैल्यूएट करने के बाद जो है वो सी यानी कि ट्रायल करेगा, यानी कि परीक्षण करेगा, यानी कि सीधा सीधा बल्क में लेके आएगा नहीं, उसको वो ट्रायल करेगा, और ट्रायल करने के बाद अगर वो सेटिस्फाई होता है तब वो जो है अडॉप्ट करता है। क्लियर? तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? दैट इज ऑप्शन नंबर 2। सबसे पहले अवेयरनेस होगी, उसके बाद इंटरेस्ट जगेगा, उसके बाद इवैल्यूएट करेगा, उसके बाद वो ट्रायल करेगा और फिर लास्ट में अडॉप्ट करता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि यहाँ पर भी 2 लिस्ट दिए गए हैं, लिस्ट 1, लिस्ट 2। लिस्ट 1 में रिटेलर के टाइप बताए गए हैं और लिस्ट 2 में उन रिटेलर के डिस्क्रिप्शन दिए गए हैं, यानी कि स्पेशलिटी स्टोर है, कन्वीनियंस स्टोर है, सुपरमार्केट है, डिपार्टमेंट स्टोर है, तो ये क्या होते हैं उसकी डिस्क्रिप्शन दी गई है। तो आपको करेक्ट लिस्ट 1 से करेक्ट लिस्ट 2 को मैच करना है। लिस्ट 1 में जो भी रिटेलर टाइप है उसको करेक्ट लिस्ट 2 से मैच करना है। क्लियर? तो देखिए, सबसे पहला क्या है? स्पेशलिटी स्टोर। तो नाम से क्लियर है कि स्पेशलिटी स्टोर यानी कि स्पेशल स्टोर होते हैं, रिटेल स्टोर होते हैं ना, आपने अपने आसपास देखा होगा। तो आपको जो है एक तो घर से निकलते ही छोटा सा दुकान होगा आपके पास, वो वहां पर दिख जाएगा जहां पर रोजमर्रा की चीजें आपको जो मिल जाती हैं। उसके बाद थोड़ी और दूर जाएंगे तो वहां पर कहीं ना कहीं 4-5 दुकानें एक साथ होंगी जहां पर आपको कपड़े लत्ते और जो होम फर्निशिंग की, हाउस होल्ड गुड्स की वहां पर मिल जाते हैं। उसके बाद फिर और थोड़ा सा आगे जाएंगे, बहुत बड़ी जो है मार्केट होगी, बहुत बड़े मॉल होंगे जहां पर आपको हर चीज जो है वहां पर मिल जाएगी, और वहां पर तकरीबन सेल्फ सर्विस ऑपरेशन होता है, यानी कि आप खुद जाएंगे, प्रोडक्ट उठाएंगे और सिर्फ जाके बिलिंग पे जो है बिल देते वक्त आपको जो वहां पर पे करना है। बाकी आप वहां पर अंदर जाइए, अपना प्रोडक्ट चेक करिए, वहां पर जो है आपको सस्ते प्रोडक्ट भी, डिस्काउंटेड प्रोडक्ट भी वहां पर आसानी से मिल जाते हैं। क्लियर? तो इस तरीके की जो है आपको दुकान देखने को मिलेगी। तो वहां पर जो आप जब घर के आसपास जो दुकानें होती है छोटी मोटी, जहां पर आप रोजमर्रा की चीजें खरीदते हो, उसको कहते हैं हम कन्वीनियंस स्टोर। कन्वीनियंस स्टोर का मतलब क्या होता है कि ए रिलेटिवली स्मॉल स्टोर लोकेटेड नियर रेसिडेंशियल एरियाज, यानी कि जो जहां पे लोग रहते हैं, मैक्सिमम लोग जहां पर रहते हैं वहां पर जो आसपास छोटी मोटी दुकानें होती हैं जहां पर जो है आपको डेली नीड वाली प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं आसानी से, उसको, और ये छोटे स्टोर होते हैं, उनको हम कहते हैं कन्वीनियंस स्टोर। क्लियर? वहीं पर दूसरा है कि जब आप थोड़ा सा और आप मार्केट में थोड़ा बड़े मार्केट पे जाएंगे तो वहां पर आपको क्या मिलेगा? डिपार्टमेंट स्टोर देखने को मिलता है। डिपार्टमेंट स्टोर क्या होता है कि यहाँ पर जो है क्या होगा कि यहाँ पर कुछ और वेराइटीज ऑफ प्रोडक्ट आपको देखने को मिल जाएंगे। ए स्टोर दैट कैरीज सेवरल प्रोडक्ट लाइन, टिपिकली क्लोथिंग, होम फर्निशिंग, हाउस होल्ड गुड्स, ये सारे प्रोडक्ट आपको वहां पर देखने को मिल जाएंगे, उसको हम डिपार्टमेंट स्टोर कहते हैं। और स्पेशलिटी स्टोर, आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे शोरूम होंगे, ऐसे दुकान होंगी जहां पर सिर्फ एक ही प्रोडक्ट मिल रहा होगा या फिर 1-2 प्रोडक्ट मिल रहा होगा, तो उसको हम स्पेशलिटी स्टोर कहते हैं। क्लियर? तो यहाँ पर लिस्ट 1 का ए है स्पेशलिटी स्टोर, तो ये लिस्ट 2 के 3 से मैच करेगा। ए स्टोर दैट कैरीज अ नैरो प्रोडक्ट लाइन विद
का डीप असॉर्टमेंट। वहीं पर लिस्ट 1 है का कन्वीनियंस स्टोर, ये किससे मैच करेगा? 4th से। लिस्ट 2 के 4 से ए रिलेटिवली स्मॉल स्टोर लोकेटेड नियर रेजिडेंशियल एरिया। सी सुपरमार्केट, ये किससे मैच करेगा? लिस्ट 2 के 2 से ए रिलेटिवली लार्ज लो कॉस्ट लो मार्जिन हाई वॉल्यूम सेल्फ सर्विस ऑपरेशन डिजाइन टू सर्व द कस्टमर कंज्यूमर टोटल नीड फॉर ग्रोसरी एंड हाउस होल्ड प्रोडक्ट। आप जाते होंगे ना मॉल में, हर चीज आपको जो भी चाहिए होगा सब वहां पे मिल जाता है, तो दैट इज सुपरमार्केट। वहीं पर डी है डिपार्टमेंट स्टोर। डिपार्टमेंट स्टोर ए स्टोर दैट कैरीज सेवरल प्रोडक्ट लाइन टिपिकली क्लोथिंग होम फर्निशिंग एंड हाउस होल्ड गुड्स। तो डी का जो लिस्ट 1 का डी है वो लिस्ट 2 के 1 से मैच करेगा। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। ए का 3, बी का 4, सी का 2, डी का 1। विश यू ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग।